देश की राजनीति को देख आम्बेडकरी विचारधाराओं के कार्यकर्ता नेताओं ने अब बीजेपी कांग्रेस में न जाते हुए एक मंच पर आने की आवश्यकता है। इसी मुद्दे को लेकर हमने कुछ नेताओं से बात की है। नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा सुनिए। 30 सितंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को बर्खास्त कर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की। लेकिन पार्टी के गठन से पहले ही 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद 3 अक्टूबर 1957 को एन शिवराज ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। संस्थापक एन शिवराज, यशवंत अम्बेडकर, पीटी बोराले, एजी दत्ता कट्टी, दादा साहेब रुपवते, अब्बा पीटी पार्टी के मेंबर बने। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी के टुकड़े हुए और हमारे नेता अनेक पार्टी में विभाजित हुए। तब से लेकर आज तक देश में, राज्य में अंबेडकर विचारधारा वाले पक्ष को सत्ता तक पहुंचाना मुश्किल हुआ। उत्तर प्रदेश में तो बसपा ने सरकार बनाई, लेकिन महाराष्ट्र में अब तक खाता भी नहीं खोल सके। अब अंबेडकरवादी खुद को समझने वाले नेताओं ने कांग्रेस, भाजपा जैसे पार्टी के झंडे हाथ में उठाए। पार्टियों ने भी केवल समाज के वोटों को लेने तक ही उनको सीमित रखा। पद दिया लेकिन प्रतिष्ठा नहीं दी। बैनर लगाने से लेकर दरिया उठाने का काम इन नेताओं से किया जाता है, फिर पद से हटाया जाता है। भाजपा ने पूरे महाराष्ट्र में केवल नागपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष अरविंद गजबे को बनाया था। वह बौद्ध है, अब उन्हें हटाया गया। ऐसे ही कई नेता हैं जो बड़े पद पर तो चले जाते हैं, लेकिन पार्टी में वो बोल नहीं सकते। क्या अंबेडकर विचारधाराओं के पार्टी को छोड़ दूसरे पार्टी में जाने से राजनीतिक फायदा होता या सामाजिक नुकसान? ये सवाल है। सुनते हैं वंचित के नेता प्रफुल्ल मानके ने अपने विचार रखते हुए क्या कहा। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है वो किसी भी प्रकार से जनता को पसंद नहीं आई। उसके साथ साथ संगठनात्मक जो भी बदलाव उनके होते हैं वो उनका अंतर्गत मामला है, लेकिन मैं खास तौर पर यह कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने न केवल ओबीसी पर अन्याय किया, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बौद्ध समाज के भी साथी काम करते हैं उन पर भी अन्याय होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को, जैसा आपने बताया कि अभी अभी संगठनात्मक बदलाव जो हुए उसमें नागपुर जिला ग्रामीण अध्यक्ष बौद्ध समाज के थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको निकाल कर किसी और को नियुक्ति की गई। तो बौद्ध समाज के साथियों को वही मैं कहना चाहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी को बौद्धों की ज़रूरत नहीं है तो बौद्धों ने भारतीय जनता पार्टी में काम क्यों करना चाहिए? अगर उनका मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले सारे बौद्ध समाज के साथियों को अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप अपने घर में आकर आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से आम्बेडकरी आंदोलन में शामिल होकर आदरणीय प्रकाश आम्बेडकर साहब इनके नेतृत्व को कबूल करके आप अपने आम्बेडकरवादी राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ना कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसे पार्टी में अपना समय गवाए, अपना मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान कम करने का प्रयास ना करते हुए स्वाभिमान से अपनी लड़ाई लड़े। इसी आपके चैनल के माध्यम से यही मैं निवेदन करना चाहूँगा। लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े नेता को लेकर दलित वोटों के लिए सिर्फ उनका उपयोग करते हैं? जी सर, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को केवल वोट के तौर पर इस्तेमाल किया है। दलितों को या बौद्ध समाज के लोगों को केवल वोट मिलना चाहिए या रिजर्व सीट पर नहीं है कैंडिडेट अगर उनके पास, तो उनका उपयोग किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो किसी भी प्रकार से बीजेपी के अंदर बौद्धों को बड़ा नहीं बनाया जाता या बौद्धों पर विश्वास नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो भी बौद्ध समाज के लोग काम करते हैं उनका केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है। तो मैं अपने समाज के लोगों को विनती करूंगा कि इस्तेमाल आप भारतीय जनता पार्टी के लिए ना हो, केवल और केवल बाबा साहब के आंदोलन में आप लोगों ने काम करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को कल ही छोड़कर
वंचित बहुजन आघाड़ी और बाबा साहब अम्बेडकर इनके प्रपौत्र, इनके पोते आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब, इनके नेतृत्व को स्वीकार करके अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। आखिर हमारी इतनी बड़ी संख्या होने के बाद हमारे नेता बीजेपी, कांग्रेस जैसे पार्टी में क्यों जाते हैं? बाबा साहब के नीले झंडे के तले क्यों नहीं आते? क्या हम बाबा साहब के विचारधारा को मानते नहीं? समाज से कुछ इन्हें लेना देना नहीं? क्या केवल खुद के फायदे के लिए है, प्रतिष्ठा के लिए है, अपने विचारों को बेच देते हैं? इस पर कहते हैं आरपीआई के नेता दिनेश सहारे, उन्हें भी सुनिए क्या कहते हैं। जय भीम। मैं दिनेश अंडर सहारे। आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि जो लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा दिए गए राजनीतिक रिपब्लिक विचारधारा को छोड़कर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा दिए गए रिपब्लिकन पार्टी को छोड़कर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा निर्मित अशोक चक्र चिन्हांकित नीले झंडे को छोड़कर जो लोग भी कांग्रेस, बीजेपी, मनसे, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बहुजन समाज, मूल निवासी इत्यादि इत्यादि वगैरह वगैरह पार्टियों में चले जाते हैं, वे लोग आम्बेडकरवादी कैसा, ये पहला प्रश्न। क्योंकि वो लोग जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के झंडे को नहीं मानते, पार्टी को नहीं मानते, विचारधारा को नहीं मानते, वे लोग कांग्रेस, बीजेपी, मनसे वगैरह वगैरह पार्टी में जाते हैं, तो वो लोग उनकी पार्टी, उनका झंडा, उनके आदर्श, उनकी विचारधारा को मानते हैं। तो वो लोगों का डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारधारा से संबंध क्या? ये एक स्वाभाविक प्रश्न है जिसका उत्तर निश्चित रूप से चर्चा के रूप में लोगों ने देना चाहिए, सोचना चाहिए। दूसरी बात कि ये लोग जो जाते हैं, ये लोग सिर्फ कोई नाम मात्र का कारण बताकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों में जाते हैं। वो स्वार्थ है पैसा, पद, प्रतिष्ठा। उन्हें पैसा चाहिए होता है, उन्हें पद चाहिए होता है, उन्हें प्रतिष्ठा चाहिए होती है, और इस तीन वजह से यह लोग दूसरे राजनीतिक दलों में कोई भी कारण बताकर चले जाते हैं। अच्छा, जाने के बाद इनकी वहां इज्जत होती है? स्वाभाविक रूप से नहीं होती, क्योंकि मुझे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का वो कथन याद आता है जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं की आपली झोपडी सोडून दुसऱ्याच्या महलात जाऊ नका। बावजूद इसके खुद को आम्बेडकरवादी कहलाने वाले लोग बाबा साहब की दी हुई झोपड़ी को छोड़कर दूसरों के महलों में रखवाली करने जाते क्यों? और गए भी तो फायदा क्या होगा? व्यक्तिगत रूप से ज्यादा से ज्यादा गले में एक चैन आएंगी सोने की। अब वो चैन जो है वो पट्टा लगी चैन है ना जी। गाड़ी आ जाएंगी, एक आधी नगर सेवक आमदार बन जाओगे, लेकिन स्वाभिमान कहां से लाओगे? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो हमें स्वाभिमान दिया वो कहां से लाओगे? वो आपके पास नहीं होता है। पैसा मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, और भी कोई राजनीतिक स्वार्थ पूरा हो सकता है, लेकिन स्वाभिमान नहीं मिलता। और बाबा साहब कहते हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ रोजी रोटी की नहीं होकर हमारी लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है। और जो लोग स्वाभिमान की लड़ाई को छोड़कर रोजी रोटी पेट भरने के लिए इधर उधर भगते हैं, वे लोग आम्बेडकरवादी हो नहीं सकते। ऐसे लोगों को क्या बताना चाहोगे? ऐसे लोगों से कहना है कि अभी भी समय नहीं गुजरा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का संविधान, इस देश को दिया हुआ लोकतंत्र, बाबा साहब की विचारधारा खतरे में है, संकट में है। ऐसे समय में हम सब भाइयों ने मिलकर पुराने सभी मतभेदों को भुलाकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा दिए गए अशोक चक्र के नीले झंडे के तले एकजुट होकर हम लोगों ने बाबा साहब द्वारा दिए गए राजनीतिक विचार, जो सिर्फ दिए नहीं है, उसे लिखित स्वरूप में आरपीआई के संविधान में है, उसका पालन करना है, उसका आचरण करना है। हमने नए से कुछ भी करने की जरूरत है तो ही हम लोग इस देश के अंदर में संविधान पे, लोकतंत्र पर आए हुए संकट से भी निपट जाएंगे और हम समाज को एकजुट करने में सफल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र में आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा का मिशन 45 है, तोड़ फोड़ की राजनीति हुई है।
भाजपा की देश में बढ़त रहेंगी या गिरावट? उधर विपक्ष का इंडिया या भाजपा का एनडीए, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की पकड़ इन सभी को टक्कर देगी रिपब्लिकन एकता? इस पर सटीक बात की है वंचित के नेता विवेक खाड़के ने। जरा सुनिए। महाराष्ट्र में बीजेपी मिशन 45 को आप किस नजरिया से देखते हो? देखो, जय भीम साथियों, मैं विवेक खाड़के, पूर्व विदर्भ संयोजक वंचित बहुजन आघाड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने जो मिशन 45 का जो टारगेट महाराष्ट्र के अंदर में रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश के अंदर में हवा बनाई और विशेष तौर पर महाराष्ट्र के अंदर में जो फोकस कर रहे हो, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर में उनके कार्यकर्ताओं के अंदर में इतनी हवा घुस गई है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर में जा रहे हैं कि उनको लगता है कि हमने अजित पवार को तोड़ के लाया, हमने शिंदे को तोड़ के लाया, हमने भारतीय जनता पार्टी का उनको अलायंस पार्टनर बनाया, उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई, तो हम लोग मिशन 45 के जगह मिशन 48 तक भी हम लोग कामयाब बना सकते करके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े पैमाने पर है। ये एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर में नहीं है, ये पूरे देश के अंदर में। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास में 300 सांसद है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा मार्च अप्रैल महीने के अंदर में, तो उस समय में स्थिति बड़ी अलग रहेगी। उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें है, भारतीय जनता पार्टी 2024 में सीधी 90-100 सीटें वो माइनस होने जा रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि कर्नाटक के अंदर में पिछले बार बीजेपी 26 सीटें जीती थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कम से कम 12 से 15 सीटें लॉस कर रही है। उसके बाद बिहार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें जीती थी, वहाँ बीजेपी कम से कम 10 सीटें माइनस होके जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो पिछले बार 65 सीटें जीती थी, वहाँ बीजेपी कम से कम 15 से 20 सीट माइनस होने जा रही है। उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर में अगर हम लोग देखेंगे कैलकुलेटेडली, पिछले बार शिवसेना के साथ में जो बीजेपी का अलायंस था, उसमें उनकी लगभग 42 सीटें यहाँ जीती थी। लेकिन इस प्रकार से जो एक बड़ा घटनाक्रम महाराष्ट्र के अंदर में डेवलप हो गया, अगर कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और प्रकाश अंबेडकर साहब, आदरणीय बाला साहब अंबेडकर अगर इस मोर्चे में अगर आ गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिशन है भारतीय जनता पार्टी का, ये मिशन 45 से 5 पर आ जाएगा और ये महाविकास आघाड़ी लगभग 48 में से 40 सीटें जीत के जाएंगी। इसीलिए उनको लगता है कि हमने शरद पवार को फोड़ना चाहिए, शिंदे को अपने साथ में लाना चाहिए, और इस प्रकार से वो मिशन को लेके उस प्रकार से चल रहे। राजस्थान के अंदर में भी वही हालत होने वाले है। पिछले बार बीजेपी जो वहां पर 25 सीटें गेन की थी, आज बीजेपी वहां कम से कम 12-15 सीटें माइनस कर रही है। उसके बाद सेम मध्य प्रदेश में बीजेपी 26 सीट जीती थी, वहां बीजेपी कम से कम 12 सीटें लॉस कर रही है। तो ये कैलकुलेटेडली जो दिल्ली के अंदर में 6 सीटें बीजेपी जीती थी, और आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलायंस के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर में बीजेपी को सिंगल सीट भी गेन करना बड़ा मुश्किल है। तो ये पूरा कैलकुलेटेडली बीजेपी पूरे देश के अंदर में 90 सीटें माइनस कर रही है। और आज बीजेपी को लग रहा है कि अगर ये 90 सीटें माइनस हो गई है, अगर अपने दम पर हम लोग अगर 220 लेके जाते हैं, उसके बाद में अगर उनको लग रहा है कि हम लोग बिजू पटनायक, उसके बाद वाईएसआर या ऐसे 2-4 प्लेयर लोगों की, या तमिलनाडु में एक पार्टी है, उनके अगर 20-25 सांसद हम ले भी ले, तो उनका आंकड़ा 250 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो उनको ये मालूम है कि अगर हमको 272 का आंकड़ा अगर गेन करना है, तो वो महाराष्ट्र को फोकस बना रहे हैं। उनको मालूम है कि इतनी सीटें हम लोग ये पूरे देश में लॉस कर रहे हैं, तो ये जो 30-40 का जो गैप आ रहा है, वो 30-40 का गैप वो महाराष्ट्र से कवर करना चाहते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर में, पूरे देश के अंदर में सबसे गंदी और विचित्र अगर पॉलिटिक्स कहीं हो रही होंगी, तो एंटायर महाराष्ट्र के अंदर में हो रही है। ऐसा गंदा पॉलिटिक्स ना यूपी में होता है, ना बिहार में होता है, जहाँ दबंगगिरी का पॉलिटिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर जो पुरोगामी महाराष्ट्र है, जो फुले शाह अम्बेडकर के विचारों का महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र के अंदर में इतना गंदा पॉलिटिक्स महाराष्ट्र के अंदर में किया जाए, निश्चित रूप से ये बीजेपी को सेटबैक मिलने वाला है। और मैंने आपको जो फिगर बताया, उसी के आसपास में आज बीजेपी 210 या 20 के आसपास में रहेंगी। तो वो जो मामला दिमाग में चल रहा है कि महाराष्ट्र में गेनिंग करके हम लोग अपनी बाजू को सवार लेंगे करके। नागपुर की स्थिति क्या रहेगी? यहाँ पर जो नागपुर के जिला अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो बौद्ध थे, उनको निकाला गया। देखो, वो बीजेपी का अपना इंटरनल मैटर है। बीजेपी किसको निकालती है, किसको बनाती है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। लेकिन मैं हमेशा, चाहे हमारा पार्टी, चाहे फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा के कार्यकर्ता या हमारे जैसे नेता, हम लोग समाज के लोगों को हमेशा ये अपील करते हैं, खास करके नागपुर जिले के अंदर में 5 लाख, नागपुर ग्रामीण के अंदर में 5-5.5 लाख बुद्धिस्ट वोटर्स है, नागपुर शहर के अंदर में 5.5 लाख बुद्धिस्ट वोटर्स है। इतना बड़ा डेंस पॉपुलेशन, और इंटर विदर्भ के अंदर में बौद्धों का पॉपुलेशन लगभग 25% के आसपास में है। तो आज कुछ ना कुछ वो सत्ता का लालच दिखा के, विकास के नाम पर, जुमलों के नाम पर, विदर्भ के अंदर में, नागपुर के अंदर में बौद्ध समाज को बरगलाने का ये लोग काम करते बीजेपी के लोग।
तो बहुत सारे लोग हमारे दलित समाज के, कुछ हमारे वो दलित समाज के हिंदू एससी लोग हैं और बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट लोग भी आज बीजेपी के तरफ में जा रहे हैं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में 22-25 साल काम करने के बाद में आपको पहले सेल में काम करना पड़ता है और 20-25 साल काम करने के बाद में बड़े मुश्किल से आपको जिला अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके बाद में प्रदेश में कहीं सचिव बनाया जाता है। तो ये बड़े छोटे मोटे पद देने के बाद में बड़े मुश्किल से 1-2 साल के बाद में उनको पदों से निकाला जाता है। आप पूरे महाराष्ट्र में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में एक भी बुद्धिस्ट एमएलए एमएलसी नहीं है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर में बीजेपी के पास में एक भी बुद्धिस्ट जिला अध्यक्ष नहीं है। फिर भी बीजेपी ये बौद्धों में जाके बताने की कोशिश करती है कि भारतीय जनता पार्टी ये बौद्धों के बारे में फौरे करके। ये एक बड़ा उदाहरण नागपुर के अंदर में, अगर एक जिला अध्यक्ष को अगर इस प्रकार से वो ये ट्रीटमेंट, अगर एक बुद्धिस्ट जिला अध्यक्ष जो बीजेपी में है ये ट्रीटमेंट अगर उसको होता है तो सामान्य कार्यकर्ता के बारे में क्या होता होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो किसको प्रेसिडेंट बनाते हैं नहीं बनाते हैं, लेकिन समाज ने उसका एक मैसेज लेना चाहिए, उसका एक उन्होंने इससे एग्जाम्पल सीख लेना चाहिए कि समाज के साथ में क्या क्या घटनाक्रम होते हैं 20-25 साल काम करने के बाद भी। जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता उसको मौका दिया जाता है, ये बीजेपी में होता है। बीजेपी नहीं, जहां बौद्धों का कम से कम 6 लाख वोट और रामटेक लोकसभा में होने के बाद में बुद्धिस्ट को टिकट वहां से नहीं दिया, और जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो माइक्रो शेड्यूल कास्ट है उसको टिकट, जिसका 20-22 हजार का वोट बैंक मात्रा है उसके अंदर में, तो उसको टिकट देने का काम उन्होंने किया है। तो ये भी समाज के लोगों ने सोचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से और मनोवादी पार्टियों से उन्होंने डिस्टेंस बनाने का काम करना चाहिए। कुछ अंबेडकरवादी नेता मनोवाद को स्वीकार कर भाजपा जैसे पार्टी में शामिल होते हैं, जी जान से काम करते हैं, पार्टी से जुड़ने के लिए समाज को समझाते हैं, लेकिन फिर उन्हें निकाला जाता है। बाद में उस नेता को समाज के पास जाने का मुंह नहीं रहता। क्या सभी रिपब्लिकन नेताओं ने एक होकर सत्ता हासिल नहीं करना चाहिए? क्या सत्ता की चाबी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए? सत्ता की चाबी हाथ में लो, ऐसा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा। इस पर बहुजन समाज पार्टी के नेता उत्तम शेवड़े ने अपने जवाब में क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। ये आपकी अम्बेडकरी मूवमेंट में जो भी काम करने वाले जो नेता है वो मनुवादियों के पार्टी में जाकर काम करते हैं, मगर उनको पद तो मिलता है, आखिर उनको निकाला जाता है। इस संदर्भ में आपके पार्टी का क्या मत रहेगा? मैं उत्तम शेवड़े बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं पिछले 40-45 साल से इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। तब से मुझे स्पेशली महाराष्ट्र और नागपुर की राजनीति के बारे में जानकारी है। बीजेपी और कांग्रेस, इसमें अधिकतर जो लोग इस अपने आप को तो अम्बेडकरी कहते हैं, लेकिन कांग्रेस में और बीजेपी में चले जाते हैं और वो कहते हैं कि हम समाज के हित में काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो दरी उठाने का ही काम करते हैं। कुछ उनको एक आमिष बताकर एक आधे पद पे ले लेते, कुछ दिन उनका इस्तेमाल करते हैं, समाज को भी बताते कि हम लोग ये समाज के लोगों को आगे बढ़ा रहे, बढ़ावा दे रहे, उनको निगम पार्षद बना रहे तो कोई एमएलए बना रहे, ये बताकर उस समाज की दिशा भूल करते हैं और उस समाज को अपने तरफ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये जो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा का जो समाज है, जिसको हम अम्बेडकरी समाज कहते हैं, तो इन लोगों ने इनके भूलथापा में नहीं जाना चाहिए, फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अभी बीजेपी बड़े पैमाने पे, कांग्रेस ने 50-60 साल में जो खेला किया वही खेला अभी बीजेपी अपने पद्धत से वो कर रही है और करने जा रही। तो इसलिए उन्होंने फिर दलित राष्ट्रपति कल का, आज फिर आदिवासी राष्ट्रपति, इस टाइप से लेकर तो दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से लेकर फिर वो बंगारू लक्ष्मण हो, वो फिर ये जो अभी ये जो इसके पहले का जो राष्ट्रपति था रामनाथ कोविंद, और अभी की मुर्मू जी है ये आदिवासी। लेकिन आपने ये देखा होगा अभी कुछ दिन पहले संसद भवन के उद्घाटन के वक्त में उनको जाति के आधार पर साइड में किया गया, अपमानित किया गया और उनको एक मेन फंक्शन से रोका गया कि उनका जो उद्देश्य है, उनका उद्देश्य पूर्ति के लिए वो चाहे जो करना है, किसी का मर्डर करवाना है, किसी को किडनैप करना है, किसी को साइड ट्रैक करना है, फिर संविधान की ऐसी तैसी करना है, फिर बाबा साहब का
नाम लेकर आगे बढ़ना है तो बाबा साहब को साथ में लेंगे, फिर वो उनके खिलाफ में फिर वो गोलवलकर को लेंगे। गोलवलकर और बाबा साहब तो ये एकदम 36 है तो नहीं जमता, फिर वो सावरकर को लेंगे। वो अमानवीयता की जो बात करते हैं, असमानता की बात करते हैं, फिर कभी गांधी को लेंगे, कभी गांधी को छोड़ेंगे। तो उनके हिसाब से उनको आगे बढ़ने के लिए जो जो स्टेजेस है वो स्टेजेस अपनाने का काम करते हैं। अपने महाराष्ट्र हो या नागपुर हो, यहाँ भी छोटे पैमाने पे छोटे छोटे प्यादे उन्होंने आगे किए। ये समाज की को भूल थापा देने के लिए या बेवकूफ बनाने के लिए या दिशा भूल करने के लिए हम जो भी भाषा समझते हैं उस भाषा में बताएंगे। निश्चित रूप से ये जो अभी रामटेक जो विधानसभा लोकसभा जो क्षेत्र है खास करके एससी के लिए राखीव है, अपनी भी बहुत संख्या भी ज्यादा है, 5 लाख से ऊपर ज्यादा है संख्या। ऐसे में अभी बीजेपी ने जो एक बौद्ध का जो अध्यक्ष था ग्रामीण उसको बदल दिया, क्या बौद्ध की जो वोटर्स है इसके ऊपर में कुछ असर पड़ेगा? ये अभी जो गजभिये नाम का ये जो जिला का अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया था, तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि ये देखिए हमने बौद्ध को भी संधि दी है, बौद्ध को भी अध्यक्ष बनाए, ताकि बौद्ध समाज जैसा अभी कारपोरेशन में भी एक मेश्राम नाम का एक लोकल लेवल का एक छोटा चमचा हम, क्योंकि ये हमारी भाषा नहीं, बाबा साहब ने भी कहा था स्टूजेस, और मान्यवर कांशीराम साहब ने भी चमचे कहा था। तो ये चमचे है और कुछ चमचों के चमचे भी है। तो चमचों के चमचे का इस्तेमाल करने के लिए उन लोगों ने आगे करते हैं, और जब वो मजबूत हो जाते हैं और वो समाज जब वो थोड़ा सा साथ में आने लगता है तो इन लोगों को साइड में करते हैं। फिर वो छोटा एक चमचा मिलिंद माने भी था, मिलिंद माने भी वैसा ही उनका इस्तेमाल किया, साइड में किया। ये एक नाना शामकुड़े भी एक छोटा चमचा था, उसका भी वही हश्र हुआ। और अभी गजभिये की बात है, ये धर्मपाल भी कल परसों इसका भी वही वैसा ही हश्र होगा। तो मेरा इस समाज के लोगों को, कार्यकर्ता को एक अपील है कि ये जो फुले शाहू अम्बेडकरी मिशन को अगर हम मजबूत देखना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहता है, देश की रक्षा करना चाहते, मानवता की रक्षा करना चाहते, तो फुले शाहू अम्बेडकरी लोगों ने, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा की जो पार्टियां है, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, सेना, ये तो एंटी फुले शाहू अम्बेडकराइट मूवमेंट है। तो इसलिए इनको छोड़कर जो भी फिर रिपब्लिकन के छोटे मोटे गठ हो, और या बसपा एक राष्ट्रीय लेवल की एक पार्टी है, ताकत है, जो बहन जी के नेतृत्व में पूरे देश में अब थर्ड फोर्स करके जो आगे आ रही है, तो इनके साथ में नीला झंडा है, बाबा साहब का हाथी सिंबल है, तो इनको मजबूत करना चाहिए, ऐसा मैं समाज को अपील करता हूं। क्योंकि समाज को, सर्वसामान्य समाज को नहीं पता चलता कि उनके जो छोटे मोटे जो छुट भैये हो, जो चमचे हैं, वो उनके अपने फायदे के लिए समाज को गुमराह करते हैं और ये बताते हैं कि ये बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है। क्या कहेंगे कि पेशवा कहते हैं, फिर वो देवेंद्र पेशवा हो या नितिन पेशवा हो, इनके पेशवाई के दर्शन किए बगैर ये इनके पत्ते नहीं हिलते। तो मैं समाज को यही दिशा निर्देश देना चाहता हूँ कि फुले शाहू अम्बेडकरी समाज, स्पेशली विशेषता नागपुर में बड़े पैमाने पे बुद्धिस्ट समाज है, क्योंकि इनका अभी ओबीसी की जो बात मैंने अभी आपने एक गजभिये जी का जो संदर्भ लिया, इसको छोड़ के एक ओबीसी के जो फुले के कौम का आदमी है उसको अध्यक्ष बनाए, लेकिन इसके पहले वो जगनाड़े के कौम के आदमी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। जबकि ओबीसी को कुछ देने की बात आई तो जानवरों की गिनती किए, लेकिन ओबीसी की गिनती करने का नकार दिया इन्होंने। मंडल कमीशन जब इंप्लीमेंट करने की बात आई तो कमंडल निकाल के वो जो अभी क्या अडवाणी को जो बाजू में अभी कर दिए, तो ये अडवाणी के नेतृत्व में उन लोगों ने ओबीसी को बेवकूफ बनाने के लिए किया। जब ये ओबीसी के रिजर्वेशन की बात आई तो उन्होंने मराठाओं को आगे किया। तो ये जो साथियों अभी तक मैंने जो बात की उसमें से एक मैं देश के सारे अम्बेडकरी अनुयायी जो फुले को मानते, शाहू को मानते, बाबा साहब को मानते, मान्यवर कांशीराम जी को भी मानते हैं, तो ये परिवर्तनवादी जितने भी है और संविधान प्रेमी लोग हैं, इनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि सारे जितने भी ये लोग परिवर्तनवादी लोग हैं, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के और संविधान के समर्थक है,
वो एक नीले झंडे को मजबूत करे और नीले झंडे के नीचे आए और अपनी राजनीति, जिसको हम थर्ड फोर्स कहेंगे, तो थर्ड फोर्स की राजनीति करे और शासक बने। जो बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था की तुम्हाला या देशाची शासन करती जमात बनायची आहे, तो शासक बनने का मौका इस बहाने आया है। 2024 में हम शासक बनने के लिए काम करेंगे, ऐसी मैं अपील सारे लोगों से करता हूं। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, सुना है आपने अम्बेडकरवादी नेताओं को। सभी नेताओं ने एक होकर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता जताई। देश में एक साथ होकर चुनाव लड़ने को कहा। किसी दूसरे पार्टी में शामिल न होकर बाबा साहब के विचार के पार्टी में ही शामिल होकर बाबा साहब विचारों को देश में पहुंचाने का महान कार्य जो नेता करेगा वही नेता राज करेगा। सब नेताओं ने एक होकर नीले झंडे के तले आने की अपील अम्बेडकरवादी नेताओं ने की। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तो देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, हमारे चैनल को जाहिरात देकर आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।